हेलो होम साइंस कॉम्पिटिटर्स, होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेट नवंबर 2017 का थर्ड पेपर, जिसका हम आज भाग 3 डिस्कस करेंगे। ओके, ऑलरेडी 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम शुरुआत करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आप जो 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जो भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन टेक्सटाइल्स, इंक्रीज एफ्लुएंट, हाइड्रोफोबिक, यूवी प्रोटेक्शन या फिर फ्लेम रिटार्डेंसी। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है दूसरा। ओके, तो ये दूसरा आंसर है। बी का मतलब हाइड्रोफोबिक हो गया, यूवी प्रोटेक्शन और फ्लेम रिटार्डेंसी। ओके, तो इसका हम हिंदी भी देख लेते हैं और फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है क्या। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी वस्त्रों में निम्नलिखित गुणों का अनुकूलन करती है, प्रवाह में वृद्धि करती है या फिर हाइड्रोफोबिक है या फिर यूवी संरक्षण प्रदान करती है या फिर लॉ से बचाती है। तो बीसीडी इसका आंसर है। ओके, चलो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये है क्या। देखिए यहां पर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी हैज बीन इन यूज फॉर द सिंथेसिस, प्रोसेसिंग, ओके, treatment and deposition of polymers, nanoparticle or nanoporous structures, textile surface and etching, etc. Moreover, it is a clean and eco-friendly technique which minimizes waste unlike wet chemical process. यानी कि ये एक इको फ्रेंडली टेक्निक है और इसमें जो भी सिंथेसिस में मतलब यूज फॉर द सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, डिपोजिशन ऑफ पॉलीमर्स को डिपॉजिट करने के लिए, जो भी नैनो पार्टिकल्स हैं उसके सरफेस की फिनिशिंग के लिए, तो इनके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हिंदी में भी है कपड़ा प्रसंस्करण के लिए प्लाज्मा प्रौद्योगिकी यानी कि प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। कपड़ा प्रसंस्करण में जो प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है तो उसमें इसकी जो वस्त्रों की कार्य प्रणाली हो गई, कपड़े के सतह का संशोधन करना, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, उसकी रंगाई में और उसकी फिनिशिंग, परिष्करण का मतलब हो गया फिनिशिंग के लिए प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है। ओके, और इसमें जो है आसंजन, इससे होता क्या है, जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है कपड़ों पर, तो उससे उनमें आसंजन आता है, एडहेशन यानी कि एक दूसरे से जुड़ने की बाइंडिंग कैपेसिटी जो कह सकते हैं, एंटोमाइक्रोबियल गुण भी आते हैं और यूवी स्थिरता में सुधार भी आता है। ओके, और प्लाज्मा का उपयोग कपड़ा सतहों के संशोधन में सतह की हाइड्रोफिलिसिटी या फिर हाइड्रोफोबिसिटी, जो हमारे क्वेश्चन में कहा गया है, हाइड्रोफोबिसिटी का निर्माण करता है, बेहतर रंगाई देता है और फिनिशिंग के जो गुण हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिसिटी या हाइड्रोफिलिसिटी का मतलब ये है कि कपड़ा जो है जल्दी गीला नहीं होता, यानी कि उसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर है कह सकते हैं वो बढ़ जाती है। ठीक है, और कपड़े में हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, और फोबिया का मतलब होता है डर, यानी कि पानी से डर लगना, यानी कि वो पानी से बचाता है, जल्दी गीला नहीं होता है कपड़ा। ओके, और तो ये आता है, यानी कि हम कह सकते हैं वाटर रेजिस्टेंस का गुण कह सकते हैं कि उसमें आ जाता है। और प्लाज्मा का उपयोग रंगाई फिनिशिंग के लिए तो किया ही जाता है, जिसमें रंगों के अवशोषण में सुधार, यानी कि कपड़ों के जो सतह पर, यानी कपड़े को जब रंगाई किया जाता है, उसको डाई किया जाता है, तो कपड़ों को रंगों को सोखने का, उसको एब्जॉर्ब करने का गुण उसमें बढ़ जाता है। और फिनिशिंग जो एजेंट है उनके अस्थायित्व में, यानी कि स्थिरता आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। ओके, तो ये जो है इस वजह से प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अब प्लाज्मा है क्या? ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है और ये एक आयोनाइज्ड गैस है जो कि पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और ये गैस बिकम्स अ प्लाज्मा, एक यही जो प्लाज्मा है चूंकि एक आयोनाइज्ड गैस है, लेकिन ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है प्लाज्मा कब? जब इसमें एडिशन ऑफ हाई हीट एंड हाई प्रेशर, यानी कि अधिक ऊष्मा और अधिक दबाव पड़ता है, तो फिर क्या होता है, जो गैस है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है जो प्लाज्मा है वो एक तरीके की आयोनाइज्ड गैस है जिसमें कि पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अब जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो प्लाज्मा सिस्टम है, वो दो सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। एक तो है लो प्रेशर प्लाज्मा सिस्टम और दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लाज्मा सिस्टम। और इसमें जो प्रोसेसिंग यूज की जाती है, प्रक्रिया का जो यूज किया जाता है, वो तीन तरह की प्रक्रिया का यूज किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस प्लाज्मा प्रोसेसिंग, सेमी कॉन्टिन्यूअस प्लाज्मा प्रोसेसिंग और रोल टू रोल प्लाज्मा प्रोसेसिंग। ओके, तो ये हो गया प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा जो यहाँ पर हम प्लाज्मा टेक्नोलॉजी होती क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं जो कपड़े के सतह है उसको संशोधित करने के लिए, उसमें मॉडिफिकेशन उत्पन्न करने के लिए, फिनिशिंग के लिए, उसमें हाइड्रोफोबिसिटी का गुण उत्पन्न करने के लिए, यूवी रेज से सुरक्षा करने के लिए और आग से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Benefits of ergonomics include safer job, increased efficiency and productivity, effective financial management, fewer injuries। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा ए, बी और डी, यानी कि सेफर जॉब है, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, और डी है फ्यूअर इंजरीज, यानी कि इसमें इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होगा। ओके, चलिए अब इसको भी हम देखते हैं। अर्गोनॉमिक्स हिंदी में भी अभी देखते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर मैं हिंदी में ही समझा रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी के भी क्वेश्चन में साथ में बताती चलती हूँ, उस पर भी डिस्कशन करते हुए हम चलेंगे। चलिए, अर्गोनॉमिक्स होता क्या है? अर्गोनॉमिक्स अपने कार्यस्थल में लोगों का अध्ययन करना है, और ये वो प्रक्रिया है जिसमें कार्यस्थल उत्पादों और प्रणालियों को डिजाइन या पुनर्व्यवस्थित किया जाता है ताकि वे उन लोगों के लिए उपयुक्त हों जो उनका उपयोग करते हैं। इसका मतलब है, अर्गोनॉमिक्स का मतलब ये वो प्रोसेस है, ये कोई भी कार्यस्थल है जहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां के जो लोग जिस जगह पर काम कर रहे हैं वो कार्यस्थल, वो वहां पर जो उत्पाद हैं और वहां पर जो प्रणालियां हैं, उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है या फिर उसका पुनर्व्यवस्थीकरण किया जाता है जिससे कि जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं वो उनके लिए उपयुक्त हो और वो उनका उपयोग कर सके। ओके, इसका उद्देश्य क्या होता है? चोट के जोखिम को कम करना, जिससे और इसके लिए कार्यस्थल और वातावरण में सुधार करना, यानी कि जहां पर लोग काम कर रहे हैं अगर वहां का कार्यस्थल और वातावरण सही नहीं है, लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, उससे उनको चोट लगने की दर है, उनकी उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो रही है और बहुत सारे मानसिक रूप से परेशान है, शारीरिक रूप से परेशान है, तो उस कार्यस्थल में वहां पर उसका पुनर्व्यवस्थीकरण किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, उनके अनुसार उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको कहा जाता है कार्यस्थल में लोगों का अध्ययन करना, लोगों का अध्ययन करना और उसी के अनुसार जो है प्रणाली में परिवर्तन करना है। इसके लाभ कौन कौन से हैं? काम से संबंधित चोटों और बीमारी का जोखिम कम होता है इससे, उच्च उत्पादकता होगी और ऑब्वियसली बात है जब लोग कम प्रभावित होंगे, ठीक है, पॉजिटिव वातावरण होगा तो वो उत्पादकता भी अधिक होगी, यानी कि वो प्रोडक्शन जो है, जो उत्पादन क्षमता उनकी बढ़ेगी। स्वास्थ्य में सुधार, बेहतर मानसिक अंतर्दृष्टि, बेहतर उत्पाद गुणवत्ता होगी, दर्द कम होना, खुश कर्मचारी होंगे, कर्मचारी सहभागिता में सुधार आएगा और बेहतर सुरक्षा संस्कृति भी होगी। तो ये अर्गोनॉमिक्स के लाभ हैं। ओके, तो सेफर जॉब, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी और फ्यूअर इंजरीज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यहां पर कोई भी रोल नहीं है। चलिए अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। The exercise of planning in management involves personal decisions, it's future oriented, it's based on analysis of goals achieved, sees the action or work as a whole। तो इसका राइट आंसर है बी और डी, यानी कि जो भी एक्सरसाइज ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट में हम प्लानिंग, मैनेजमेंट प्रोसेस का सबसे पहला जो चरण है वो होता है प्लानिंग। तो उसमें होता क्या है, जो प्लानिंग आप करते हो वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है और सीज द एक्शन और वर्क एज अ होल, यानी कि एक जो आप प्लान बनाते हो तो कोई भी आप लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हो, जो आपका गोल है, जो आपका एम है, तो उसके लिए जो भी आप काम करोगे वो एक पूर्ण रूप से उसका एक प्लान तैयार करोगे एज अ होल। ओके, चलिए फिर आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। इंडिकेट द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंप्रूव्ड वर्किंग कंडीशन, sufficient lighting, good housekeeping, personal protective equipments, noise at 150 dB, dB का मतलब हो गया डेसिबल। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं
तो इसका आंसर 4 है, ए, बी और सी। सफिशिएंट लाइटिंग चाहिए, गुड हाउसकीपिंग चाहिए, और सी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी इंडिकेट द फैक्टर कंट्रीब्यूट टू इंप्रूव्ड वर्किंग कंडीशन, यानी कि जो वर्किंग कंडीशन है उसको सुधार करने, उसमें इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो ये 3 चीजें चाहिए, लाइटिंग सफिशिएंट होना चाहिए, हाउसकीपिंग अच्छी होनी चाहिए, और जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोटेक्टिव हों, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करें। नॉइज एट 150 डेसिबल, तो ये बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हियरिंग कैपेसिटी होती है, हाँ, तो यहाँ पर आप देखो, द वर्ल्ड हेल्थ, WHO के अनुसार, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इन्होंने WHO ने जो स्टैंडर्ड ऑडिबल कैपेसिटी बताई है एक हेल्दी ह्यूमन की, वो होनी चाहिए 5 से 10 डेसिबल के बीच में, ठीक है। डेसिबल है क्या? ये एक यूनिट यूज टू मेजर साउंड इंटेंसिटी, यानी कि साउंड की तीव्रता को मेजर करने का जो है इकाई है, ओके, डेसिबल उसमें नापा जाता है। तो जो WHO ने कहा है उनके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड ऑडिबल कैपेसिटी, यानी कि हमारी जो एक कोई जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके जो सुनने की क्षमता है स्टैंडर्ड, वो होनी चाहिए 5 से 10 डेसिबल के बीच में, ओके। और जो ऑडिबल रेंज होती है, यानी कि जितना एक ह्यूमन बीइंग सुन सकता है, तो वो है हर्ट्स में अगर बात करें तो 20 हर्ट्स से लेकर के 20,000 हर्ट्स के बीच में ऑडिबल रेंज होती है, ओके। अब यहां पर आप ये देख सकते हो, हाँ, यहां पर ये क्या है, हियरिंग थ्रेशोल्ड दिया गया है, और यहाँ पर अलग अलग दिया गया है कि मतलब डेसिबल, अलग अलग डेसिबल का, और साथ साथ में ये भी दिया गया है कि कहाँ पर रिस्क है, कहाँ पर ज्यादा रिस्क है, कहाँ कम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखिए 40 डेसिबल पर क्या हो रहा है, विस्पर, यानी कि जो फुसफुसाहट की बात हम कानों में बात करते हैं, फुसफुसा करके धीरे धीरे बात करते हैं, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 40 डेसिबल होती है, ओके। यहाँ पर अच्छा नहीं, 40 डेसिबल ठीक है। 60 डेसिबल का मतलब हो गया नॉर्मल वॉइस, यानी कि नॉर्मली हम जो आपस में बात करते हैं, तो 60 डेसिबल तक हम बात करते हैं, ओके। फिर आता है 80 डेसिबल। 80 डेसिबल का मतलब हो गया प्लेग्राउंड, यानी कि प्लेग्राउंड में जो आवाज होती है वो 80 डेसिबल की होती है, ओके। तो यहां पर आप देखिएगा जो ग्रीन है यहां पर लिखा हुआ है नो रिस्क, यानी कि 80 के नीचे तक जो आवाज है, आवाज की तीव्रता है, यानी कि 80 के नीचे तक जो आवाज की इंटेंसिटी है डेसिबल में, ओके, तो वो वहां पर कोई भी रिस्क नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन जब आप इससे आगे बढ़ते हो 80 से ऊपर 90, 100, 90, 80 से 90 के बीच में जो डेसिबल है वो हार्मफुलनेस थ्रेशोल्ड है, यानी कि ये हमें हार्म पहुंचा सकता है। उसके बाद 90 से लेकर 110 के बीच। अब जो 110 डेसिबल होता है वो होता है न्यूमेटिक ड्रिल, यानी कि जो ड्रिलिंग मशीन होती है तो उसकी जो आवाज होती है वो है 110 डेसिबल होती है, ठीक है। तो 90 से लेकर 110 क्या हम यहाँ कह सकते हैं 115, यहाँ पर ऑरेंज यहाँ तक लाइन है, ठीक है। तो 90 से लेकर के और 115 डेसिबल तक ये डेंजर है, यानी कि ये हार्मफुल है, ओके। फिर उसके बाद में 115 से फिर ऊपर हम जाएंगे 120, 130 और 140। 130 डेसिबल किसकी होती है, जब प्लेन टेक ऑफ करती है तो जो आवाज होती है वो 130 डेसिबल होती है, ठीक है। तो 115 से लेकर के हम 140 से अब यानी कि 140, 145 कह सकते हैं। तो यहां तक जब जाएंगे तो ये इरिवर्सिबल डैमेज है। इरिवर्सिबल डैमेज का मतलब ये है कि अगर इतने डेसिबल की आवाज हम सुनते हैं, ठीक है, तो फिर जो है हमारी जो हियरिंग है वो डैमेज होने का भी डर होता है, और वो इरिवर्सिबल होगा, यानी कि सही नहीं हो सकता है, यानी कि हमारी जो है सुनने की शक्ति जा भी सकती है, ओके। तो यहाँ पर ये दिया गया है डेसिबल कि कितना हम रिस्क, नो रिस्क क्या है, हार्मफुल थ्रेशोल्ड क्या है, डेंजर क्या है, और रिवर्सिबल डैमेज कितना है, ठीक है, कितने डेसिबल पर हो सकता है। चलिए ओके, अब आते हैं, ये तो यहाँ पर नॉइज एट 150 डेसिबल, तो आप समझ सकते हो 150 डेसिबल तो इरिवर्सिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोमिनेंट पर्सपेक्टिव फॉर द डिक्लाइन इन सोशल इंटरेक्शन इन लेट चाइल्डहुड आर डिसएंगेजमेंट थियरी, टेलियोलॉजी थियरी, एक्टिविटी थियरी, सोशियोलॉजिकल थियरी। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है दूसरा, ए एंड सी,
डिसएंगेजमेंट थियरी और सी एक्टिविटी थियरी। अब यहाँ पर जो थियरी किसने दी है यहाँ पर हमने लिख दिया है, टाइप कर दिया है। डिसएंगेजमेंट थियरी दी गई है कमिंग एंड हेनरी ने 1950 में। टेलियोलॉजी थियरी दी है प्लेटो एंड अरस्तु ने दी है। एक्टिविटी थियरी हैविंगस्ट एंड अल्ब्रेट ने दी है 1953 में। और सोशियोलॉजिकल थियरी एडवर्ड ओ विल्सन ने दी है। ओके, तो जो यहाँ पर राइट आंसर है वो डिसएंगेजमेंट और एक्टिविटी थियरी है, जिसमें कि जो सोशल इंटरेक्शन होता है वो धीरे धीरे डिक्लाइन के बारे में इन्होंने बताया हुआ इस थियरी के अंदर में। सोशियोलॉजिकल थियरी आप जानते हो जो समाज और हमारे इनहेरिटेड होती है, ठीक है, सोशियोलॉजिकल थियरी। और टेलियोलॉजी थियरी क्या होती है, ये थोड़ा नया है, तो इसको हम देख लेते हैं कि टेलियोलॉजी का मतलब क्या है। ओके, आइए, तो टेलियोलॉजी जो होता है, देखिए यहाँ टेलियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द टेलॉस जिसका अर्थ होता है अंत और लोगोस का मतलब होता है विज्ञान, तो इससे हुई है। ठीक है, अब टेलियोलॉजिकल दृष्टिकोण को परिणामवाद भी कहा जाता है और यह किसी कार्य के प्रभावों अथवा परिणामों द्वारा उस कार्य के नैतिक मूल्य को निर्धारित करता है। कहने का मतलब है कि जब आप कोई काम करते हो तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है लोगों पर और उसका परिणाम क्या निकल रहा है, उसी के आधार पर जो प्रभाव दूसरों पर पड़ रहा है और जो उसका रिजल्ट आ रहा है, उसी के आधार पर उस कार्य का नैतिक मूल्य निर्धारित किया जाता है। नैतिक मूल्य का मतलब है आपने जो काम किया वो अच्छा काम हुआ है, आपने अच्छा काम किया है या फिर आपने बुरा काम किया है जिससे लोग प्रभावित हुए हैं। ठीक है, तो उस पर निर्धारित होता है, इसी वजह से इसको परिणामवाद भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई कार्य अच्छा है यदि इसके परिणाम अच्छे हैं, कोई कार्य गलत है यदि इसके परिणाम अच्छे नहीं है। यानी कि परिणाम से मतलब है कि परिणाम क्या निकल करके आ रहा है, वही नैतिक मूल्य बताता है। अब इसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, कोई व्यक्ति अपने पड़ोस की किराने की दुकान से एक ब्रेड का पैकेट चोरी करने का विचार कर रहा है। ओके, यदि चोरी करने वाले व्यक्ति के बच्चे भूख से त्रस्त थे और यदि चोरी किया गया ब्रेड उन्हें तात्क्षणिक भूख यानी कि तुरंत भूख से राहत प्रदान करता है, तो इस कार्य को नैतिक कहा जा सकता है। यानी कि जो कार्य का परिणाम यानी उसने जो चोरी कर रहा है, वो ब्रेड की चोरी अगर वो कर रहा है तो उससे चूंकि उसके जो बच्चे भूखे हैं उनको तुरंत भूख से राहत मिल रही है, तो इस कार्य को नैतिक कहा जा सकता है क्योंकि कार्य का जो परिणाम निकल करके आ रहा है वो अच्छा है। ओके, चलिए अब आते हैं हम हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। अर्गोनॉमिक्स के फायदे में समाहित है, तो क्या था इसमें अर्गोनॉमिक्स के फायदे में? सुरक्षित रोजगार, कार्य क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि और कम से कम चोट लगना। इसका मतलब है दूसरा वाला आंसर इसका सही था, डिस्कस हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। प्रबंधन में योजना की क्रिया किससे होती है? जो योजना की क्रिया होती है भविष्योन्मुख होती है, यानी कि भविष्य को, जो भी हम प्रबंधन में जो प्लान करते हैं वो भविष्य को देखते हुए प्लान करते हैं कि आगे इसका रिजल्ट ऐसा आएगा। और संपूर्ण रूप से क्रिया या कार्य को देखता है, तो इसमें पहला वाला सही है, बी और डी। फिर आता है कार्यावस्था में सुधार हेतु भूमिका अदा करने वाले तत्वों की पहचान करें, तो इसमें पर्याप्त रोशनी थी, गुड हाउसकीपिंग और व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण। फोर्थ वाला आंसर सही था, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर देर वयस्कता के दौरान घटते सामाजिक संपर्क के दो मुख्य दृष्टिकोण हैं, कौन से? डिसएंगेजमेंट सिद्धांत था और एक्टिविटी सिद्धांत था। इसका मतलब ए और सी इसमें आंसर था। फिर अकॉर्डिंग टू प्याजे चिल्ड्रंस थिंकिंग ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रेशन, इरिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन, ईगो सेंट्रिज्म। ओके, तो यहां पर जो राइट आंसर है वो तीसरा है, सेंट्रेशन, इरिवर्सिबिलिटी और ईगोसेंट्रिज्म। कंजर्वेशन नहीं होता है। ओके, तो यहां पर प्याजे की जो थियरी है हम और इस जो प्याजे की थियरी है यानी जो इन्होंने सिद्धांत दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, उसका हमने अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है इसी चैनल पर, तो वहां से आप उसको देख सकते हो, वहां पर डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। ओके, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, तो अगर आप चाहो तो वहां से प्याजे की थियरी पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर जो प्याजे की थियरी है उन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें 4 चरण उन्होंने बताए या फिर 4 स्टेज बताई हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इसकी एज भी है 0 से 2 साल,
2 से 6 साल, 7 से 11 और 11 प्लस। ओके, जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है यानी कि 2 साल तक जो बच्चे होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसको हम समझा चुके हैं वीडियो में, तो वहां से आप देख सकते हो। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन में है बस वही डिस्कस करेंगे। प्री ऑपरेशन यानी 2 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, दे लैक द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। तो आपके जो क्वेश्चन है उसमें कंजर्वेशन है, ठीक है, तो कंजर्वेशन इस एज में नहीं आता है, लैक द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। फिर आता है एबिलिटीज ऑफ सेंट्रेशन, इरिवर्सिबिलिटी और हैव ईगोसेंट्रिक थॉट, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में डेवलप सेंट्रेशन डेवलप हो जाता है, यानी कि एबिलिटी ऑफ सेंट्रेशन यहां से शुरुआत हो जाती है प्री ऑपरेशनल से, यहाँ पर डेवलप हो जाता है और रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। देखिएगा प्री ऑपरेशनल में इरिवर्सिबिलिटी है और यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी, ये होता क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन में चिल्ड्रन बिगिन टू रीजन एब्स्ट्रैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, ये तो सारे स्टेज का हो गया। क्वेश्चन पर हम आते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रेशन, इगोसेंट्रिज्म, इरिवर्सिबिलिटी। तो पहले इरिवर्सिबिलिटी देखते हैं। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर बच्चे को मान ले आपने ब्लॉक्स दे दिए, ABCD आप देखते हो इसमें 1 2 3 ABCD लिखे वाले ब्लॉक्स आते हैं, ठीक है। मान लो 1 2 3 का ब्लॉक्स आपने 1 से 10 का ब्लॉक आपने दे दिया, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा, ब्लॉक, कुछ भी आप दे सकते हो बच्चे को, और आप उससे कह दो कि इसको 1 से लेकर के 10 तक सीरियल में लगाना है, ठीक है। तो वो 1 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 तक लगा देगा। लेकिन अगर आप कहो कि रिवर्स यानी कि 10 से फिर 1 तक के बीच में लगाना है, उल्टा अगर उसको लगाए, तो फिर वो नहीं कर पाता है। तो इसी को बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि रिवर्स प्रोसेस अभी उसके अंदर नहीं डेवलप हुई है, यानी कि जो रिवर्स प्रोसेस करने यानी उसको सोचने की जो प्रोसेस है या सोचने की जो क्षमता है अभी बच्चे के अंदर डेवलप नहीं, इरिवर्सिबिलिटी नहीं आई है अभी। बस केवल वो एक ही डायरेक्शन में लगा सकता है, उसके अपोजिट को रिवर्स डायरेक्शन में वो नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये बाद में आ जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में ये चीजें आ जाती हैं। सेंट्रेशन में क्या होता है? सेंट्रेशन का मतलब होता है सेंटर, यानी कि जो बच्चा है, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका सिर्फ एक ही एस्पेक्ट समझ पाता है, यानी कि किसी भी समस्या को अगर उस समस्या के किसी उसके बस एक ही पहलू को समझ पाता है, ना कि दोनों पहलू को। जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके पॉजिटिव भी परिणाम होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव रीजन भी हो सकते हैं, निगेटिव रीजन भी हो सकते हैं, ओके। लेकिन जो बच्चा है वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पर, एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित कर पाता है, और अगर उस समस्या को सॉल्व करना है तब भी वो सिर्फ एक ही तरीके से उस समस्या का समाधान कर सकता है, ना कि कई तरीके से सोच सकता है। यानी कि उसकी जो थिंकिंग है, जो उसकी सोच है, बस एक ही जगह पर फोकस होती है, कई तरीके से वो सोच नहीं सकता है। तो सेंट्रेशन का मतलब ये है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है कि जो बच्चा है वो जो है सोचता है कि जैसा वो सोच रहा है, उसकी थिंकिंग जैसी है किसी भी चीज को लेकर के, वैसा ही दूसरा व्यक्ति भी सोच रहा है, यानी कि वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं जो है सोचता है, उसके बारे में नहीं सोचता है। वो उसे लगता है जैसा वो सोच रहा है वैसा ही दूसरा व्यक्ति भी। जैसे कि क्या बोलते हैं, मान लो कोई बच्चा, छोटे बच्चे जो होते हैं, जब मान लो फोन पर बात करते हैं, ठीक है, तो फोन पर जैसे बात करते हैं तो क्या हुआ कि यहाँ पर बच्चा क्या होता है, एक्टिविटी करता रहता है, अपने हाथ, पैर, मुंह वगैरह सब कुछ जो है गेस्चर्स बनाने लगता है। उसे लगता है जो फोन के दूसरे साइड में है वो उसको देख रहा है, क्योंकि वो एक्टिविटी कर रहा है, तो चूंकि वो सोच रहा है कि हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हम वो देख रहे हैं, तो अगल उधर से भी वो व्यक्ति उसको देख रहा है, तो इस वजह से वो अलग अलग तरीके के हाव भाव बनाता रहता है। तो यही है ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है कि वो सोचता है कि जैसा वो सोचता है वैसा ही दूसरे भी सोचते हैं, दूसरों के पर्सपेक्टिव को वो सोच नहीं पाता है, या फिर वहां तक उसकी जो क्षमता है वो नहीं पहुंच पाती है। तो ये होता है, किस एज में है ये? प्री ऑपरेशनल पीरियड में ये चीजें तीनों आती। कंजर्वेशन नहीं होता है। कंजर्वेशन का मतलब ये भी देख लेते हैं। प्री ऑपरेशन कॉन्क्रीट में आ जाता है कंजर्वेशन की एबिलिटी, लेकिन इसमें नहीं। कंजर्वेशन का मतलब है जैसे मान लो कि एक चौड़े मुंह का ग्लास रख दिया गया और एक पतले मुंह का ग्लास रख दिया गया। अब चूंकि दोनों में पानी बराबर है, पानी की मात्रा बराबर है, लेकिन
अगर बच्चे से पूछा जाए किसमें पानी ज्यादा है, तो चूंकि चौड़े मुंह का ग्लास है तो उसमें पानी का लेवल नीचे होगा, लेकिन जो पतले मुंह का ग्लास है उसमें पानी का लेवल ऊपर होगा। तो वो पानी के लेवल को देख करके बताएगा कि पानी किसमें ज्यादा है, जो पतले मुंह वाला ग्लास है उसमें ज्यादा है, क्योंकि पानी का लेवल ऊपर है, ना कि उस आकार को ध्यान में रखते हुए वो आंसर करेगा। तो ये होता है कंजर्वेशन। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Memory strategies used to store and retain information during school years include rehearsal, organization, confabulation और elaboration। तो इसका राइट आंसर है दूसरा, रिहर्सल, ऑर्गेनाइजेशन और डी, इलेबोरेशन। ठीक है, तो इसको भी हम हिंदी में भी डिस्कस कर लेंगे, कन्फेबुलेशन नहीं होगा। फिर है 28 नंबर क्वेश्चन, The following are important aspects of using paralanguage in communication: verbal expression, sitting arrangement, use of artifacts या फिर use of color। तो दूसरा आंसर यहाँ पर है वर्बल तो नहीं होगा, ऑब्वियसली पैरा लैंग्वेज है तो पैरा लैंग्वेज में वर्बल का मौखिक तो नहीं ही होगा। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन बचे, सीटिंग अरेंजमेंट, यूज ऑफ आर्टिफैक्ट और यूज ऑफ कलर। इसको थोड़ा सा भी हम देख लेंगे हिंदी में जब डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड इन द फॉलोइंग डोमेन्स: प्रोक्योरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, कंट्री ऑफ ओरिजिन, प्रोक्योरिंग ऑफ कैपिटल। चौथा वाला सही है, ए, बी और डी, प्रोक्योरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट और प्रोक्योरिंग ऑफ कैपिटल। कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं होगा। चलिए बात है हिंदी पर। प्री ऑपरेशन चरण में बच्चों की सोच की विशेषता प्याजे के अनुसार है: सेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन, ईगोसेंट्रिज्म। तो ये तो डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आंसर तीसरा है। ठीक है, विद्यार्थी काल के दौरान याददाश्त योजना सूचना को संग्रहित तथा धारित करने के लिए, विद्यार्थी काल के दौरान यानी कि स्टूडेंट के टाइम पर जो याददाश्त योजना की सूचना को, यानी कि जो याददाश्त होती है स्टूडेंट के टाइम पीरियड जो होता है, उस टाइम पर जो याददाश्त होती है उस समय जो सूचना को संग्रहित करना यानी कि स्टोर करना और ज्यादा समय तक रखना, तो उसमें किस तरह कैसे हो सकती है? एक तो दोहराना, यानी कि स्टूडेंट जब आप बार बार चीजों को दोहराते हो, रिहर्सल करते हो तो आपको याद रहता है। तो एक तो दोहराने से चीजें याद रहती हैं, यानी कि याददाश्त बढ़ती है, कह सकते हैं, ज्यादा समय तक याद रहता है। व्यवस्थित करने से, ठीक है, चीजों को आप व्यवस्थित करके, जैसे कि हम मान लीजिए हम कोई भी चैप्टर तैयार करते हैं या फिर कोई भी टॉपिक तैयार करते हैं, तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण हम उसको याद करते हैं या फिर उसके पॉइंट्स बना करके याद करते हैं, व्यवस्थित करके यानी कि ऑर्गेनाइज करके याद करते हैं, तो वो चीजें हमें ज्यादा समय तक याद रहती हैं। और विस्तार से, यानी कि जितने ज्यादा इलोबरेट करके हम चीजों को डिस्कस करते हैं, याद करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वो चीजें हमें ज्यादा समय तक याद रहती हैं। ठीक है, तो ये दूसरा वाला आंसर यहाँ पर सही है। फिर है संप्रेषण में आभाषीय भाषा का प्रयोग करने के महत्वपूर्ण पहलू। तो मौखिक तो होगा नहीं, तो कम्युनिकेशन में यानी कि जो पैरालैंग्वेज यानी कि हम भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण एक तो बैठने की व्यवस्था से, कलाकृतियों का उपयोग करके हम किसी आभाषीय भाषा का प्रयोग करना मतलब ये बिना बोले हम किसी भी चीज को समझाएं, कम्युनिकेट करें, ठीक है, बातचीत करें बिना बोले। तो बैठने की व्यवस्था के द्वारा, कलाकृतियों का प्रयोग करके कह सकते हैं, और रंगों का प्रयोग करके हम अपनी बातों को कह सकते हैं। बी, सी और डी। फिर है 29 नंबर क्वेश्चन है कि उद्यमशीलता के विकास से जुड़ी समस्याओं को निम्नलिखित ज्ञान क्षेत्रों में पहचाना जा सकता है। तो कच्चे माल की खरीद में पहचाना जा सकता है, उत्पादों के विपणन में यानी कि मार्केटिंग में, और पूंजी के उपार्जन से पहचाना जा सकता है। उद्गम देश से मतलब नहीं है यहाँ पर, ए, बी और डी। चलिए फिर आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। Methods used for identifying leaders are sociometric stars, information ratings, social participation या फिर इकोनॉमिक स्टेटस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो पहला है, ए, बी, सी, सोशियोमेट्रिक स्टार्स, इंफॉर्मेशन रेटिंग्स और इकोनॉमिक स्टेटस। यहाँ पर सोशल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक स्टेटस से मतलब नहीं है। मेथड्स यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई लीडर, यानी कि अब जब आप नेता को, लीडर की पहचान करते हो, तो उसके लिए आप कौन से
मेथड्स का यूज करते हो, यानी कौन से तरीकों का आप यूज करते हो नेताओं की पहचान के लिए। तो समाजतीय सितारे, इसका हम प्रयोग करते हैं। उनका जानकारी का दर्जा कितना है, कितनी जानकारी है उनके पास, और उनकी समाज में भागीदारी कितनी है, तो इससे हम उनकी पहचान करते हैं, ना कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है उसके आधार पर हम नेता की पहचान करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। इसके आगे के क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, व्यूज तो रहते हैं लेकिन लाइक्स कम रहते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, और नए हैं सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे जो भी होम साइंस के कैंडिडेट हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसका फायदा मिल सके। ओके, जो हमारा वीडियो, जितने भी हम वीडियो शेयर करते हैं, जो हमारा चैनल है, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसका चार्ज नहीं है, और ना ही हम अलग से कोई भी क्लास लेते हैं चार्ज वाली। तो ये सब कुछ फ्री है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे जो भी बच्चे पेड क्लासेस नहीं चाहते उनके लिए ये फायदेमंद हो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।